हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस खत्म कर ली थी अल्काइल हैलाइड्स की। आज हम शुरू करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, पिछले वीडियो तक जितने भी वीडियो लेक्चर्स बने हैं इस चैप्टर में, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं एकदम एक नए जोश के साथ। हेडिंग डाल लीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या हैं। देखो, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, वेयर सिग्मा बॉन्ड आर ब्रोकन and pi bonds are formed और इस रिएक्शन में कुछ ग्रुप्स या एटम्स क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, कुछ ग्रुप्स या एटम्स क्या होते हैं, एलिमिनेट हुआ करते हैं। जैसे अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करें, देखो मान लो यहाँ हमारा हेलोजन लगा हुआ है, यहाँ हमारा हाइड्रोजन था, इस तरह से। ठीक है, हमने कोई बेस लिया, बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाला। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा और अपना बॉन्ड इधर दे जाएगा और फिर इस तरह से हम हेलोजन को बाहर निकाल देंगे। टेंशन मत लो, अभी समझाता हूँ कि हुआ क्या। ठीक है, तो ये एक एल्कीन को जनरेट किया करेगा। ठीक है, क्या मिला करेगा यहाँ से, एक एल्कीन। ठीक है, इस रिएक्शन में हुआ क्या, अब ये देखते हैं। अगर आप कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हो और उसको किसी भी बेस से रिएक्ट कराते हो, ठीक है, बेस का काम क्या हुआ करेगा, एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना, एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, तो हमें एल्कीन मिला करेगा। बाय प्रोडक्ट्स तो मिला ही करेंगे, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट हुआ करेगा। ठीक है, अब आपने रिएक्शन कैसे करवानी है वो देखो। मान लो ये आपका अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, आपने क्या देखना है कि हेलोजन तो यहां से बाहर जाएगा ही जाएगा, उसे तो कोई बाहर जाने से रोक नहीं सकता, लेकिन हेलोजन अपने साथ एक हाइड्रोजन को बाहर लेके जाएगा। हेलोजन अपने साथ किसको बाहर लेके जाएगा, एक हाइड्रोजन को, और वो हाइड्रोजन कौन सा होता है, बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन क्या होता है ये देखो। हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन समझ आ गया। अब इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होगा, जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन्स। दोबारा समझो, हेलोजन जिस कार्बन से लगा है, हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन लगा हुआ होगा उसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हेलोजन को बाहर निकालना है और हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, और ये हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब HX बाहर चला गया, HX बाहर चला गया और अल्फा बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना देना है। दोबारा समझो, आपने क्या करना है, HX को बाहर निकालना है। HX कहां से गया, हेलोजन तो होगा ही होगा, हेलोजन तो वही जाएगा और बीटा हाइड्रोजन बाहर जाएगा। HX बाहर चला गया और अल्फा बीटा कार्बन में क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना है। अल्फा बीटा कार्बन में क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना है। क्योंकि इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन बाहर जा रहा है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन याद आ गया, +1 में पड़ी है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में। ठीक है, चलो
कोई बात नहीं, अगर +1 में नहीं भी पढ़ी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसको, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन पे अभी आएंगे, पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया एलिमिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ने के बाद हम दोबारा से इस रिएक्शन पे आएंगे और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें, ब्रॉडली क्लासिफाइंग दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है हमारी अल्फा एलिमिनेशन और एक होती है हमारी बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। दो तरह की हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ करती हैं, एक अल्फा एलिमिनेशन और एक बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन को हम प्यार से 1,1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और बीटा एलिमिनेशन को हम प्यार से क्या नाम देते हैं, 1,2 एलिमिनेशन, ठीक है। तो अब देखो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पहले अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल लेते हैं। अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में जैसे मैंने HX बाहर निकाला, अभी अभी पीछे जब हमने रिएक्शन समझी उसके अंदर मैंने क्या किया, HX बाहर निकाला, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन बाहर जा रहा था बीटा कार्बन से और हेलोजन बाहर जा रहा था हमारे अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ, मतलब दोनों ग्रुप्स अलग अलग कार्बन पे लगे हुए थे। हेलोजन अल्फा कार्बन पे लगा हुआ था और हाइड्रोजन बीटा कार्बन पे लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी रिएक्शन करवाऊं जिसमें दोनों के दोनों ग्रुप्स जो बाहर जा रहे हैं वो सेम कार्बन से लगे हों, अगर मैं एक ऐसी रिएक्शन करवाऊं जिसमें जो ग्रुप्स बाहर जा रहे हैं वो सेम कार्बन से लगे हों, तो उसको हम नाम देते हैं अल्फा एलिमिनेशन या 1,1। 1,1 मतलब एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप्स एलिमिनेट किए जाएंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म की एलिमिनेशन रिएक्शन। CHCl3 लो, मतलब क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और ये आपके CBSE में भी है तो बड़े ध्यान से नोट करना है इसे। क्लोरोफॉर्म जब हम लेते हैं और इसको हम रिएक्ट कराते हैं KOH अल्कोहलिक के साथ, किसके साथ, KOH अल्कोहलिक। KOH अल्कोहलिक हमेशा याद रखना हमारा क्या होता है, बेस होता है, हमने +1 में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी KOH अल्कोहलिक आपको याद रखना है क्या होता है, बेस। अब क्योंकि इसके अंदर एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन से हाइड्रोजन भी बाहर जाएगा, उसी कार्बन से हेलोजन भी बाहर जाएगा, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बाहर निकाल दो। जैसे ही आप एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या, CCl2। अब बताओ CCl2 को क्या बोलते हैं, कार्बीन। क्या बोलते हैं, कार्बीन। कार्बीन क्यों बोलते हैं, देखो CCl2 मतलब दो बॉन्ड्स तो क्लोरीन ने बना रखे हैं और कार्बन के जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन के पास पड़े हैं, तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते थे, कार्बीन्स, जिसमें कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पड़े होंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोला करते थे कार्बीन। और ये भी कैसे होते थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों, क्योंकि ऑक्टेट डेफिशिएंट है, ठीक है। और इसमें जो साथ में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक आपको मिल जाएगा KCl और एक आपको मिलेगा वाटर, ठीक है। तो ये साथ में प्रोडक्ट्स मिला करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अल्फा एलिमिनेशन का, ठीक है। 1,1 एक ही कार्बन से हाइड्रोजन भी बाहर गया, उसी कार्बन से हेलोजन भी बाहर गया। गुड आउट, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के एक ही ऑर्बिटल में पड़ा होता है और एक ऑर्बिटल खाली होता है, ठीक है। ये काम आएगा आपके कंसेप्ट। जो कार्बीन है इसमें जो जनरेट हुआ उसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं और एक ऑर्बिटल कार्बन का खाली पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्फा एलिमिनेशन। अब एक एग्जांपल हम बीटा एलिमिनेशन का ले लेते हैं, बिल्कुल अभी अभी लिया बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल, तो पीछे देखो बीटा एलिमिनेशन का तो सबसे बेस्ट एग्जांपल डिहाइड्रोहेलोजनेशन ही है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन में मैं क्या करता हूं, मैं CH3 CH2Cl
ये ले लेता हूं और इसकी रिएक्शन करा देता हूं KOH एल्कोहलिक से। अब देखो फिर से मैंने KOH एल्कोहलिक यूज किया जो एक बेस है। अगर मैं रिएक्शन में बेस यूज करता हूं तो समझ लो एलिमिनेशन रिएक्शन होनी है, कोई नहीं रोक सकता एलिमिनेशन को। ठीक है, बेस यूज किया मतलब एलिमिनेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हेलोजन लगा है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, जिससे हेलोजन लगा है। अल्फा के साथ वाले को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन, बीटा से कार्बन, अल्फा से हेलोजन बाहर निकाल देना है और अल्फा बीटा के बीच क्या कर देना है, बॉन्ड बना देना है, एक डबल बॉन्ड। बाय प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं इस रिएक्शन के, वाटर एंड KX, KX मतलब KCl। अब देखो जो हेलोजन बाहर गया वो बच्चे कहां से गया, बिल्कुल सही अल्फा कार्बन से, और उसके एडजेसेंट कार्बन से ही क्या बाहर गया, हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसको नंबर 1 बोलता हूं, इसको नंबर 2 बोलता हूं, तो क्या नाम पड़ेगा इसका, 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये बहुत तरह की होती है, ये बहुत तरह की होती है, जैसे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है E1 एलिमिनेशन रिएक्शंस। फिर हमारे पास एक और कैटेगरी आती है EI एलिमिनेशन रिएक्शंस। फिर एक और हमारे पास कैटेगरी आती है EICB, EICB। तो ये सब कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस पढ़ते जाओ, समझते जाओ, जो दिक्कत आएगी मैं सॉल्व करूंगा। समझते जाओ, अच्छी तरह से समझो ऑर्गेनिक को, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे आराम से निकाल सको। ठीक है, डरना नहीं है, बहुत आसान है ऑर्गेनिक। ठीक है, चलो अब हम ऐसा करते हैं, पहले हम E2 एलिमिनेशंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, जैसे हमने SN1 SN2 स्टडी किया था, ऐसे ही हमें यहाँ पे E1 एंड E2 रिएक्शंस को भी स्टडी डिटेल में करना है, जो आपकी CBSE में है। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग डालते हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब बायोमोलिकुलर, 2 का मतलब बायोमोलिकुलर, और E का मतलब एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन मतलब बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन तो है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट बनेगा या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये सब डिस्कस करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन सब प्रॉपर्टीज को। चलो फिर ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल से ही हम इसका मैकेनिज्म और इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हम वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जो भी अभी हमने लिया CH3 CH2Br, और मैंने इसको रिएक्ट करा दिया KOH एल्कोहलिक से, इससे रिएक्ट करा दिया KOH एल्कोहलिक से। ठीक है, जैसे ही KOH एल्कोहलिक हमने देखा, हमने समझ लिया कि ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, और यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो पक्का ये कौन सी रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, मतलब हेलोजन जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर जाना होगा, मतलब HBr को तो बाहर निकालना ही निकालना है और अल्फा बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड बना देना है। ये तो इसका प्रोडक्ट हो गया जो हमारा मेजर एल्कीन है। लेकिन ये बना कैसे, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो स्टडी करते हैं। देखो जैसे SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता था, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाती थी, ऐसे ही यहाँ पे है E2 में भी कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिंगल स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन हो जाती है। देखो होता क्या है, हमारे पास यही था, मैं एक हाइड्रोजन को अलग से लिख लेता हूँ, जो बाहर जाने वाला है उस हाइड्रोजन को अलग से लिख लेता हूँ, और जो हेलोजन बाहर जाने वाला है उसको भी मैं थोड़ा इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, कि जो दोनों ग्रुप्स बाहर जाने वाले हैं, दोनों जो ग्रुप्स बाहर जाने वाले हैं वो एंटी पोजीशंस में होने चाहिए। लीविंग ग्रुप्स मस्ट बी एंटी
विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मस्ट बी एंटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब अगर एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा ग्रुप नीचे की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रोमीन भी ऊपर की तरफ पड़ा हो। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लीविंग ग्रुप्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ऑपोजिट मतलब अगर एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ होना चाहिए। अब देखो बेस आएगा और बेस इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। बेस हम ले लेते हैं OH नेगेटिव, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, हमेशा याद रखना बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव है तो बेस का काम है हाइड्रोजन को बाहर निकालना। बताओ ये हाइड्रोजन को कैसे बाहर लेके जाएगा, बिल्कुल सही, H+ की फॉर्म में। कैसे बाहर लेके जाएगा, H+ की फॉर्म में, मतलब बॉन्ड यहीं रह जाएगा तो वो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और जैसे जैसे बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने लगेगा ब्रोमीन बाहर निकलने लगेगा। देखो वही चीज है ना, अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, धीरे धीरे अल्फा बीटा में बॉन्ड बनने लगेगा। और यही जो पहला स्टेप है इस रिएक्शन का, ये क्या है, इस रिएक्शन का RDS है। ये क्या है, इस रिएक्शन का RDS है। अब देखो धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा है, धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा है। जो CH2 और CH2 के बीच का सिग्मा बॉन्ड है इसमें कोई फर्क नहीं आया, ब्रोमीन वाला बॉन्ड धीरे धीरे यहां से टूटने लग गया। जो H वाला बॉन्ड था वो यहां से धीरे धीरे टूटने लग गया, यहाँ पे एक नया बॉन्ड धीरे 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 बनने लग गया। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं तो ये क्या हो गई, हमारी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। ट्रांजिशन स्टेट का सिंबल क्या था, बिल्कुल सही, नॉट इक्वल टू का साइन, इस तरह से। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, हमारा एलिमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, एल्कीन अलग हो जाएगा, और KX या हम कहें KBr अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये भी। अब इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगेन इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अब इसका रेट कहां से पता चलेगा, बिल्कुल सही, स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप में क्या क्या है आपके पास, एक तो आपका अल्काइल हैलाइड मतलब सबस्ट्रेट, और क्या यूज किया है, बिल्कुल सही, एक बेस। तो ये दो चीज आप यूज करोगे जो रेट को चेंज करने की टेंडेंसी रखेंगे। ठीक है, बायोमोलिकुलर है अगला पॉइंट, इट्स अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर का मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 हुआ करेगी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुआ करेगी, 2 हुआ करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो ये आपका सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। इसमें हमने ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना, बस आपको मैकेनिज्म पता हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, पहले बेसिक से एग्जाम्पल, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो एक पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर आप पहले खुद ट्राई करोगे वीडियो को पॉज करके, और फिर इस वीडियो को आगे वॉच करोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम बहुत आसान सा ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट कराया KOH अल्कोहलिक के साथ और हीट। ठीक है, सेकंड में हम लेते हैं CH3 CBr CH3 KOH अल्कोहलिक फिर से। ठीक है, और हीट, इसका प्रोडक्ट आपको बताना है। थर्ड में हम लेते हैं CH3 CH2 Br KOH अल्कोहलिक एंड हीट। चलो ऐसा करो, पहले ये 3 रिएक्शंस फटाफट करके बताओ, फिर आगे पढ़ते हैं। देखो, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा बोलेंगे। अब यहाँ दो कार्बन साथ वाले हैं तो दोनों बीटा होंगे, दोनों सेम हैं, तो किसी एक से हाइड्रोजन बाहर निकाल लो, अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड बना दो। तो मैंने यहाँ से बॉन्ड बना दिया,
और जो बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो KX मतलब KBr एंड वाटर रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये रहा मेरा अल्फा कार्बन जिस पे हेलोजन लगा है, उसके सारे के सारे साथ वाले कार्बन बीटा हुआ करेंगे, ये याद रखना। अब यहाँ पे तीनों के तीनों बीटा सेम हैं, तो किसी एक से हाइड्रोजन निकाल लो और अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे जेम्स बॉन्ड होता है, यहाँ पे ब्रोमीन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन तो बाहर जा चुका है। और KBr एंड वाटर। ठीक है, सिमिलरली जो लास्ट रिएक्शन है हमारी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर। ठीक है, कोई डाउट? आसान है रिएक्शन। चलो अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट E2 रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ E2 रिएक्शन। देखो पहला तो इसका हो गया वही जो रेट हम लिख चुके कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अ बेस। दूसरा पॉइंट इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज 2, ये भी हम लिख चुके। थर्ड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड पॉइंट में ग्राफ हमें बनाना है, पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। मान लो हम कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं एनर्जी और यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो क्योंकि हम सिग्मा बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं और पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं रिएक्टेंट्स में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, उसको हम तोड़ रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उसके अंदर हम पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग। तो हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं और वीक बॉन्ड्स जनरेट किए जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स तोड़ के कैसे बॉन्ड्स जनरेट किए जा रहे हैं वीक। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? बिल्कुल सही, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे। प्रोडक्ट्स अनस्टेबल हो गए, मतलब हम एक स्टेबल चीज को अनस्टेबल चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप तो होगा नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हीट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्योंकि ये वीक है तो ये अनस्टेबल होगा कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, दिस विल बी अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जो चीज अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये हमने पढ़ा है स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, तो अब बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बिल्कुल सही, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स सिंस प्रोडक्ट्स आर कंपैरेटिवली अनस्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा जिसमें हम प्रोडक्ट्स की एनर्जी थोड़ी ज्यादा रखेंगे और रिएक्टेंट्स की एनर्जी थोड़ी कम रखेंगे। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह सब आपको पता है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी इसमें क्या हुआ करेगी, मान लो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी तो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी ये कि हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की रिएक्टेंट्स को एक इंटरमीडिएट या एक ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। इंटरमीडिएट नहीं आएगा, ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उस एनर्जी को हमने क्या बोला एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो एनर्जी गैप होगा ये क्या होता था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा एच, और इस केस में डेल्टा एच कैसा होगा पॉजिटिव, मतलब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। जो हमने पढ़ा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है फिजिबल है तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो वो अपने आप हो जाए, अपने आप तो ये होगा नहीं क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं और वीक बॉन्ड्स बना रहे हैं। फिर भी अगर ये हम करवा रहे हैं
तो ओवरऑल डेल्टा जी कैसा होना चाहिए इसका, नेगेटिव। ओवरऑल डेल्टा जी कैसा होना चाहिए इसका, नेगेटिव, क्योंकि हर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो भी करवा रहे हो उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आप अगर रिएक्शन देखो, हम रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उससे 3 प्रोडक्ट्स जनरेट कर देते हैं, वाटर, अल्कीन एंड KX। सिंगल रिएक्टेंट से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जनरेट किए, ठीक है। तो मतलब इसकी एंट्रोपी तो बढ़ रही है, एंट्रोपी इज पॉजिटिव, ठीक है, एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है और डेल्टा एच भी हमने अभी भी पढ़ लिया इसका कैसा होता है, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी को नेगेटिव कौन कर सकता है, देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो गया, और मैं चाहता हूं कि डेल्टा जी नेगेटिव हो। तो फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, टू बी नेगेटिव, टी डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो टेम्परेचर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखो डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा कर दूं, तो ये टी डेल्टा एस वाली टर्म डोमिनेट कर जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर्स की जरूरत होती है, इसीलिए हम हीट करते हैं रिएक्शन को, ठीक है। तो फॉर एलिमिनेशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हायर टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किया ये आपके सीबीएसई में नहीं है, लेकिन बहुत हेल्प करने वाला है आपको मेंस के क्वेश्चन में, ठीक है। अब अभी तो हमने पढ़ा कि जितने भी बीटा कार्बन्स थे या जितने भी बीटा हाइड्रोजन थे वो सबके सब सेम थे, ठीक है। अगर बीटा हाइड्रोजन सेम ना हो तब कैसे आप प्रोडक्ट्स बनाओगे, ठीक है, मतलब बीटा हाइड्रोजन आपके सेम नहीं है तब आप प्रोडक्ट्स कैसे बनाया करोगे, वो चीज देखते हैं। देखो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस किए विद सम एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे आपने वो वीडियो देखनी है, ठीक है। तो देखो इसको डिस्कस करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एल्कीन है, अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 CHBr CH3, ठीक है। और मैंने इसको रिएक्ट कराया KOH अल्कोहलिक से, अल्कोहलिक KOH साथ में हीट कर दिया। तो अब तो मुझे याद हो गया है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये हैलोजन ने तो बाहर जाना ही जाना है, साथ में ये हाइड्रोजन को भी लेके डूबेगा। तो मतलब ये अल्फा तो है ही है, ये 2 बीटा कार्बन्स हैं और दोनों बीटा कार्बन्स पे हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो अब ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, एक कॉर्नर वाला है और एक बीच में है, ये दोनों के दोनों सेम नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक एक करके दोनों को बाहर निकालता हूँ। तो मैं पहले ये बीच वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूँ और अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड बना देता हूँ। तो एक तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, कि मैं जो कॉर्नर वाला हाइड्रोजन था उसे यूज करता हूँ, उसे बाहर निकालता हूँ और बीच वाले को रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बीच वाले को रहने दिया और कॉर्नर वाले को बाहर निकाल के यहाँ बॉन्ड बना दिया। अब अगर 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनमें से एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। मेजर माइनर कैसे चेक करते थे, आपने अल्फा हाइड्रोजन्स चेक करने हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन्स कैसे होते हैं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे होते हैं। ये डबल बॉन्डेड कार्बन हैं, इसके साथ वाला कार्बन एक ये है एक ये है, तो दोनों अल्फा हैं। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। जबकि अगर यहाँ देखें तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, डबल बॉन्डेड पे सर्कल कर लो या बॉक्स बना लो ताकि आसान हो जाए। उसके साथ वाला कार्बन तो ये अल्फा है, तो इसके पास तो सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होती थी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती थी, तो ये वाला जो है ये मोर स्टेबल है। और इस रिएक्शन में मोर स्टेबल वाला कैसा होता था, मेजर प्रोडक्ट होता था, जिसको हम बोलते थे सिट्जेफ प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते थे, सिट्जेफ प्रोडक्ट, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको वीडियो का लिंक दूंगा,
आपने वहां से ये पूरा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये आप अपने +1 के नोट्स से गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि आप उस वीडियो को वॉच करें क्योंकि उसमें हमने सारे एक्सेप्शनल केसेस को कवर किया है। ठीक है, तो आप ये वाला काम वहां से पढ़ेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक रिएक्टेंट देता हूं और कुछ रिएक्शंस हैं, आप खुद ट्राई करके देखिए। अगर नहीं होती हैं तो वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। देखो CH3 CHCl CH2 CH3। ठीक है, एक बार मैंने इसको रिएक्ट कराया एक्वस KOH के साथ, एक बार मैंने इसको रिएक्ट कराया एल्कोहलिक KOH के साथ, और एक बार मैंने इसको रिएक्ट कराया अपने इस ग्रुप के साथ, O नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है, तो अब बताओ प्रोडक्ट्स क्या होंगे। देखो एक्वस KOH में तो बिना कुछ सोचे समझे हैलोजन हटा देना है और OH लगा देना है, हैलोजन हटा देना है, OH लगा देना है। देखो अगर बोल के इस तरह से पढ़ोगे ना, हैलोजन हटा देना है और OH लगा देना है, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मन में मत रखो इन सब चीजों को, थोड़ा बोल के प्रैक्टिस करो। हैलोजन हटा देना है और OH लगा देना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना था, एल्कोहलिक KOH देखते ही बिल्कुल सही, देखो बोल के याद रखो, एल्कोहलिक KOH जैसे ही देखा हैलोजन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में बीटा हाइड्रोजन को साथ लेके जाएगा। ठीक है, हैलोजन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में बीटा हाइड्रोजन साथ लेके जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो फिर से ये मेरा अल्फा कार्बन, तो ये बीटा, ये भी बीटा, फिर से दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब आपने यहाँ पे पहले वीडियो देखनी है, वो जो मैंने आपको लिंक में दी है। ठीक है, तो वहां पे जब आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको मेजर एल्कीन की पहचान करनी आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, जो मोर स्टेबल भी है और सिटसेफ प्रोडक्ट है। मैं सिर्फ मोर स्टेबल वाला बना रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आपने वो वीडियो देख लिया और आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। ठीक है, अब अगले वाला। अब उसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप एक हिंडर्ड बेस लेते हो, ये हिंडर्ड बेस है, बहुत बल्की बेस है, तो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, मतलब जो लेस स्टेबल एल्कीन होता है वो मेजर होता है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा इस केस में, ये वाला क्या होगा, मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन्स प्रोडक्ट। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो, अगर अब ये समझ आ गया है तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा E1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो E1 रिएक्शन मैकेनिज्म। E1 रिएक्शन मैकेनिज्म। E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, E का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो अब हमने इसको स्टडी करना है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो जैसे वहां पे 3 डिग्री में सिर्फ SN1 रिएक्शन होती थी, ऐसे ही अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ जाए और कोई स्ट्रॉन्ग बेस ना हो, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशी ना हो, स्ट्रॉन्ग बेसिस यहाँ पे होते हैं नेगेटिवली चार्ज, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते थे ना, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री हो जाए अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री हो जाए हमारा अल्काइल हैलाइड, और एक वीक बेस हम यूज करें, एक वीक बेस। वीक बेस भी क्या होगा, वो एक तरह का सॉल्वेंट ही होगा, जैसे हमने SN1 में पढ़ा था ना, यहाँ पे हम बेस एक तरह से यूज ही नहीं करते, वीक बेस मतलब सॉल्वेंट ही होता है, जैसे वाटर या एल्कोहल, हम इसी को अगर यूज करें, ठीक है, वाटर और एल्कोहल को ही अगर हम क्या करें, यूज करें, तब E1 एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। तब क्या होती हैं, E1 एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, और इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, एक एल्कीन और साथ में हमारे कुछ बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है,
तो अब ऐसा करते हैं, इसका मैकेनिज्म पहले स्टडी करते हैं एक एग्जांपल लेके, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। तो मान लो ये मेरा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब मैंने इसकी रिएक्शन करा दी वाटर के साथ कह लो या अल्कोहल के साथ कह लो, ETOH कुछ भी ले लो, दोनों में से एक ही चीज लेनी है, लेकिन अल्कोहल या ETOH। साथ में यहाँ पे क्या लिखा होगा, हीट। साथ में यहाँ पे क्या लिखा होगा, हीट। एसएन वाले रिएक्शंस में हीट नहीं होता, यहाँ पे हीट चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है इस रिएक्शन की, और वो कहती है कि हीट के बिना ये रिएक्शंस कैरी आउट नहीं की जा सकती, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे वहां पे होता था पहले ये हैलोजन बाहर जाएगा, जैसे SN1 में होता था पहले ये हैलोजन बाहर जाएगा और एक कार्बोकटायन जनरेट किया जाएगा। तो पहले इसको बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे हमने अपना कार्बोकटायन जनरेट कर दिया। तो ये इस रिएक्शन का पहला स्टेप है, ठीक है, आसान है। और Br नेगेटिव बाहर चला गया। फिर से जो सॉल्वेंट है वो हमारे इन दोनों को क्या कर देगा, सॉल्वेट कर देगा, ठीक है। जो सॉल्वेंट है वो इन दोनों को क्या कर देगा, सॉल्वेट कर देगा। वो हमें इतना नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी आपने लिखना है तो पॉइंट्स में लिखते जाओ साथ साथ, जो मैं बताता जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि जो सॉल्वेंट है वो इस दोनों को क्या कर देगा, सॉल्वेट कर देगा। और फाइनली जो सॉल्वेंट है वही हाइड्रोजन को बाहर लेके जाएगा। वहां तो एक स्ट्रॉन्ग बेस आता था ना, जो पहले ही स्टेप में हाइड्रोजन को बाहर लेके जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल आएगा और बीटा हाइड्रोजन को बाहर लेके जाएगा। चीज वही है, बस थोड़ा सा अलग सा चेंज कर दिया है। तो मान लो मैं कोई भी बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलवा देता हूँ, सेम ही है, तो मैं इस वाले बीटा हाइड्रोजन को कह देता हूँ कि बाहर चला जा, ठीक है। मैं तो क्या कहूंगा, वो तो कौन लेके जाने वाला है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जैसे मैंने वाटर लिया हुआ था तो वाटर का ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन भी तो वहां पे नेगेटिवली चार्ज था जो H+ को बाहर लेके जा रहा था। यहाँ पे एक न्यूट्रल स्पीशी है, मतलब वीक बेस, ठीक है, तो ये H+ को बाहर ले जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C CH2, इनके बीच डबल बॉन्ड है और CH3। तो फिर से आपका एक एल्कीन जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस रिएक्शन के वो लिखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सच में, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, देखो पहला तो हम रेट लॉ ही लिख लेते हैं। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो पहला स्टेप जो है इसका वो RDS है, पहला स्टेप है वो जो इसका वो क्या है, RDS, मतलब ये वाला। तो इस स्टेप में बताओ कौन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड। जैसे SN1 में था अल्काइल हैलाइड आता था सिर्फ, ऐसे ही यहाँ पे। दूसरा जो पॉइंट है, इट्स अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1 है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, कार्बोकटायन फॉर्मेशन इज द RDS, ठीक है, क्योंकि कार्बोकटायन फॉर्मेशन RDS है, तो मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, मोर विल बी रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो दूसरा पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन को मैं CC लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, मोर विल बी द रेट ऑफ एलिमिनेशन, मोर विल बी रेट ऑफ एलिमिनेशन, मतलब वो एलिमिनेशन उतनी ही तेजी से चलेगी, ठीक है, कोई डाउट। अब जो तीसरा पॉइंट इसके अंदर है, देखो क्योंकि हमने RDS में ये बॉन्ड तोड़ा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड हमने किस में तोड़ा, RDS में तोड़ा, ठीक है। और ये बॉन्ड हमने E1 और E2 दोनों में ही RDS में तोड़ा है, जैसे SN1 SN2 दोनों में ही RDS में तोड़ा था, ऐसे ही देखो यहाँ पे भी RDS स्टेप है। अगर आप पीछे पेज पलट के देखो तो E2 में भी ये स्टेप RDS था, जहाँ पे हमने कार्बन हेलोजन का बॉन्ड तोड़ा था, वहां तो सिंगल स्टेप ही था। तो वहां तो अगर आप नहीं भी ध्यान रखते हो, पता ही है कि सिंगल स्टेप है, यहाँ मल्टी स्टेप है, लेकिन वो तो क्या था, सिंगल स्टेप। तो RDS में हम ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी ही जल्दी रिएक्शन होगी। तो सिंस कार्बन हेलोजन बॉन्ड is broken in RDS in both E1 and E2,
hence more easily this bond is broken, more easily this bond is broken more is rate of reaction. जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होता जाएगा। और हमने पढ़ा है सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है, बिल्कुल सही, कार्बन आयोडीन का। मतलब जो सबसे मुश्किल बॉन्ड तोड़ना है वो है RF का, RCl का, उसके बाद RBr और RI का बॉन्ड तो बड़े आसानी से टूट जाता है। तो ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो E1 है चाहे वो E2 रिएक्शंस है। RF सबसे मुश्किल, RI सबसे आसान। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? चलो, अगर अब ये समझ आ गया है तो अगला हम कर सकते हैं ये चीज कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो हमने लिखा कि मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वहां से हम बता सकते हैं कि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो सबसे जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा, उसका फास्टेस्ट रेट होगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उससे 2 डिग्री मिलेगा, 1 डिग्री से 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? चलो, अगर ये समझ आ गया है तो आपको ये रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ आ गई है, क्योंकि इस रिएक्शन में बस इतना ही है। ठीक है, कोई डाउट? तो इसे नोट कर लो। और जो वीडियो मैंने आपको बताया है, वीडियो का लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो जरूर देख लेना। ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी वो एडिट है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले, ठीक है, तो प्लेलिस्ट जाके देख लेना इस चैप्टर की, वहाँ पे भी मिल जाएगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के नाम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार ज़रूर आप वहाँ से गो थ्रू कर लो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का काम हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।